प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स विषय बोर्ड एग्ज़ाम का डेट फिक्स हो चुका है। 3 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होना है। अर्थशास्त्र का हम लोग मॉडल सेट देख रहे थे दीप प्रोजेक्ट का, जिसमें से हम लोगों ने सेट 1 सेट 2 कंप्लीट कर लिया है। सेट 3 का ऑब्जेक्टिव अति लघुतरीय और लघुतरीय प्रश्नों को समाप्त कर लिया है। सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सेट 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 47 नंबर क्वेश्चन है, मांग की लोच को मापने की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। तो इसका आंसर है कि मांग की लोच के नियम का परिणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उसकी मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, यह मांग की लोच द्वारा ज्ञात किया जाता है। मतलब किसी वस्तु का जब मूल्य बढ़ता है तो मांग क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन मूल्य बढ़ने से मांग कितना घटता है, उस दर को ही हम लोग मांग की लोच कहते हैं। मार्शल के अनुसार मांग की लोच का बाजार में कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर उसकी मांग मात्रा में सापेक्ष से अधिक या कम अनुपात में परिवर्तन होता है। कहने मतलब है, जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रहा है उस सापेक्ष या उस अनुपात में उसका मांग में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो मांग की लोच बताता है। इतना ही लिखना, इसको आप छोड़ सकते हैं। आगे है मांग की लोच की माप की विधियां। तो पहला है अनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि। इसे प्रोफेसर फलक्स ने दिया था। इस विधि के अनुसार मांग की लोच ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से भाग दिया जाता है। कहने मतलब अनुपातिक या प्रतिशत विधि में फॉर्मूला आपको लगाना है, मांग की लोच बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन बट्टा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बट्टा क्यू बट्टा ये हो गया मांग में अनुपातिक परिवर्तन, और डेल्टा पी बट्टा पी जो हो गया वो हो गया कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। अब यहाँ पर इसको हम लोग सांकेतिक भाषा में यहाँ बता रहे हैं। यहाँ जो लिखे थे अभी, डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी बट्टा पी, यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि मांग और मूल्य के बीच विपरीत संबंध होता है। ये क्यू मतलब होता है प्रारंभिक मांग, ये डेल्टा क्यू हो गया मात्रा में परिवर्तन, ये पी हो गया आरंभिक मूल्य, और ये डेल्टा पी हो गया मूल्य में परिवर्तन। अब यहाँ पर जैसे आपका डेल्टा पी आ गया था, तो डेल्टा पी निकालने का फॉर्मूला है पी माइनस पी वन आप कर सकते हैं, या फिर पी जगह पी जीरो भी लिख सकते हैं। मतलब अगर 10 रुपया दाम है तो हम 20 किलो खरीद रहे हैं, 20 रुपया दाम होने पर 10 केजी खरीद रहे हैं, तो मूल्य क्या हुआ, जो शुरू का मूल्य है वो पी कहलाएगा और जो बाद का मूल्य है वो पी वन कहलाएगा। तो डेल्टा पी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, पी वन में पी को घटाना होगा तो डेल्टा पी निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा डेल्टा पी, यहाँ पी वन माइनस पी जीरो किया गया है, डेल्टा क्यू भी किया गया है, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा इस तरह। अब है आपका प्रतिशत विधि। तो इसको प्रतिशत विधि फलक्स ने ही दिया था। इस फॉर्मूला के आधार पर यदि आपका आंसर एक आता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर कहलाएगी, एक से अधिक आने पर मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, और एक से कम आने पर मांग की लोच इकाई से कम हो जाएगी। दूसरा है इसका कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि को प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। इस विधि से यह ज्ञात किया जाता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय में कितना और किस दिशा में परिवर्तन होता है। कीमत में परिवर्तन तथा व्यय में परिवर्तन की दिशा के आधार पर मांग की लोच का आकलन किया जाता है। इस विधि में मांग की लोच की केवल 3 श्रेणियों का आकलन किया जा सकता है, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम लोचदार। तो ये है फॉर्मूला। जैसे पहला स्थिति में पी के बाद है तीर ऊपर की ओर, इसका मतलब है मूल्य अगर बढ़ेगा और यहाँ क्यू के नीचे है मतलब मात्रा घटेगा, तो कुल व्यय क्या होगा, बढ़ेगा तो मांग की लोच इकाई से कम हो जाएगी। मूल्य घटेगा, मात्रा बढ़ेगा और कुल व्यय घटेगा तो भी मांग की लोच इकाई से कम हो जाएगी। दूसरा स्थिति में है मूल्य बढ़ेगा या घटेगा, मात्रा घटेगा या बढ़ेगा
अब कुल व्यय अगर घटता है या बढ़ता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक हो जाएगी। तो यही स्थिति यहाँ भी बन रही थी। ये है कुल व्यय का। अब है बिंदु विधि या ज्यामिति विधि। तो इस विधि द्वारा हम एक रेखीय मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। मांग की रेखा का कोई भी बिंदु मांग की रेखा को दो भागों में बांट देती है। एक बिंदु को ऊपर का रेखा खंड तथा दूसरे बिंदु नीचे का रेखा खंड है। मांग की लोच ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे ये मांग का रेखा है और यहाँ इसका बीचों बीच में, तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए अगर हम P नाम देते हैं तो P से नीचे का भाग हो जाएगा, मतलब ये नीचे रेखाखंड, ये हो जाएगा P से ऊपर का भाग। तो ये मांग की लोच का फॉर्मूला बनेगा बिंदु प्रणाली का। इसको के बोल्डिंग अर्थशास्त्री ने दिया था। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर C बिंदु पर नीचे की ओर आएंगे तो मांग की लोच क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से यहाँ तक मांग की लोच इकाई से कम होगा। घटते घटते अक्ष पर क्या हो जाएगा, मांग की जो ये लोच है वो शून्य हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ से बीचों बीच में मांग की लोच इकाई से अधिक होगा और बढ़ने की सीमा क्या होगी, अनंत होगी। इसलिए अक्ष पर मांग की लोच इन्फिनिटिव हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो ये मांग की रेखा पर विभिन्न लोच को दर्शाया गया है बिंदु प्रणाली से। अगला क्वेश्चन, सरकारी बजट क्या है, इसके उद्देश्य को लिखे। तो बजट सरकार की प्रत्याशित आय या प्रत्याशित व्यय का ऐसा ब्यौरा है जो एक वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल से मार्च 31 तक के अनुमानों को प्रकट करता है। यहाँ अप्रैल छूट गया है तो अप्रैल लिख लीजिएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च के अनुमानों को प्रकट करता है। इसमें बीते वर्ष की उपलब्धियों तथा कमियों से संबंधित रिपोर्ट भी सम्मिलित होती है। अन्य शब्दों में सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान होता है। सरकार के अनुमानित आय और व्ययों का विवरण होता है। सरकार के बजट के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, संसाधनों का कुशल आवंटन, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध करना। ये सारे इसके उद्देश्य हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन सदा संतुलित रहता है, व्याख्या करें। तो लेखांकन संदर्भ तथा व्यवहारिक संदर्भ में भुगतान संतुलन की धारणा को निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। तो यहाँ पर एक तरफ है लेनदारी और एक तरफ है देनदारी। लेनदारी मतलब आपको मिल रहा है तो क्रेडिट होगा, देनदारी मतलब आपको देना है तो डेबिट हो जाएगा आपका पैसा। अब वस्तु का अगर हम लोग निर्यात करें, सामान को बाहर बेच रहे तो पैसा मेरे पास आएगा, 550 हो गया। सेवाओं का निर्यात किसमें, तो बैंकिंग, शिपिंग, बीमा, टूरिज्म आदि में इतना है। वस्तु का आयात, अगर हम बाहर से सामान मंगाएंगे, आयात कर रहे तो पैसा मेरा जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। सेवाओं का आयात तो पैसा डेबिट होगा। तो ये चार्ट को आप देख लीजिए। अब यहाँ पर ये चार्ट के हिसाब से कुल प्राप्ति 1000 है और कुल देनदारी 1000 है। तो उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि लेखांकन की दृष्टि से भुगतान से सदैव संतुलित होता है। इसमें क्या है, क्रेडिट और डेबिट क्या है, बराबर है, मतलब भुगतान से सदैव संतुलित होता है क्योंकि कुल प्राप्तियां तथा कुल देनदारियां एक दूसरे के बराबर मतलब 1000 है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से यह असंतुलित हो सकता है। तालिका का विश्लेषण करने से निम्नलिखित तथ्य प्रकट होते हैं। तो पहला व्यापार शेष। व्यापार शेष में क्या है, तो वस्तुओं के निर्यात तथा आयात का अंतर है। यह सदैव बराबर या संतुलित नहीं होता है। तो व्यापार शेष क्या है, तो वस्तुओं के निर्यात माइनस वस्तुओं के आयात। तो वस्तु का निर्यात कितना हो रहा है, तो तालिका में हम लोग देखेंगे 500 में 800। वस्तुओं का निर्यात हो रहा है कितना, 550 और आयात हो रहा है 800। तो दोनों को हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ देखिए 500 में से 800 को घटा दिए तो मेरा माइनस में 250 करोड़ हो गया। तो ये क्या हुआ, प्रतिकूल हो गया, मतलब ये तो बराबर नहीं हो रहा है आयात और निर्यात, तो यहाँ प्रतिकूल हो जाएगा। अर्थात व्यापार शेष घाटे का यह प्रतिकूल है या व्यापार शेष के असंतुलन का उदाहरण है। दूसरा है चालू खाते का भुगतान शेष। अब 300 करोड़ रुपए के घाटे को प्रकट करता है। कैसे, तो चालू खाते का भुगतान शेष बराबर फॉर्मूला होगा व्यापार शेष प्लस सेवाओं का शेष प्लस हस्तांतरण शेष। अब सबका अलग अलग फॉर्मूला, जैसे सेवाओं का शेष का है सेवाओं का निर्यात माइनस सेवाओं का आयात, हस्तांतरण शेष का हस्तांतरण प्राप्तियां माइनस हस्तांतरण भुगतान। तो सबको वहाँ टेबल से देख के मान को बैठा देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, जो असंतुलित को ही बताता है।
इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा नंबर, पूंजीगत खाते का भुगतान शेष। तो यह 150 करोड़ रुपए के अधिक को प्रकट करता है। पूंजीगत खाते का भुगतान से 200 माइनस 70 होता है, मतलब 130 है, मतलब प्लस में आ रहा है। इसका मतलब ये अधिक को बता रहा है। फिर है समुचित भुगतान से संतुलित होता है। तो 1000 करोड़ रुपए की प्राप्ति बराबर 1000 करोड़ रुपए का भुगतान, क्योंकि पूंजी खाते का 130 करोड़ रुपए का अधिक चालू खाते के ऋणात्मक से 130 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति करता है। पूंजी खाते में 130 करोड़ रुपए का अधिक कहां से आया? दरअसल 130 करोड़ रुपए विदेशी ऋणों के रूप से प्राप्त हुआ है। पूंजी खाते का यह अधिक हमारी ऋणग्रस्तता को प्रकट करता है, जो सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का सूचक नहीं है। मतलब एक तरह का ये ऋण को बता रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया को समझाएं। मतलब व्यावसायिक बैंक जो है वो साख सृजन करती है, पैसा बनाती है। कैसे बनाती है उसी को पूछ रहा है क्वेश्चन। तो वर्तमान समय में व्यापारिक बैंक मुद्रा का केवल लेन देन ही नहीं करता बल्कि साख का निर्माण भी करता है। प्रोफेसर हाम के अनुसार बैंकों की जमाएं दो प्रकार की होती है, प्राथमिक जमाएं और व्युत्पन्न जमा। प्राथमिक जमाएं वे जमाएं होती है जो जमाकर्ताओं द्वारा बैंक वास्तविक मुद्रा के रूप में जमा की जाती है। जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है तब वह बैंक अपने बैंक में उसके खाते से ऋण राशि को डाल देता है। तब उस खाते में बैंक द्वारा लिखी गई धनराशि व्युत्पन्न जमा कहलाती है। व्युत्पन्न जमा साख जमा का परिणाम होता है, क्योंकि बैंक अपने नगद कोष के आधार पर ही साख प्रदान करता है, इसलिए इन व्युत्पन्न जमाओं को साख जमा भी कहते हैं। बैंक जितना अधिक ऋण देता है उतना ही अधिक साख जमाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं और जमाएं ऋण को जन्म देती है। उदाहरण, यदि कोई ग्राहक अपने बैंक ए में 10,000 रुपये जमा करता है तो वह बैंक ए का प्राथमिक जमा राशि है। दूसरा पॉइंट है, बैंक अपने अनुभव से यह जानता है कि ग्राहक किसी भी समय अपनी जमाओं का एक अंश की ही मांग करते हैं, इसलिए वह अपने ग्राहक के लिए खाते में 10,000 रुपये नकदी नहीं बनाए रखता। मतलब 10,000 रुपया वो जमा किया तो 10,000 नहीं रखेगा, क्योंकि जान रहा है वो 10,000 पूरा निकालेगा नहीं ग्राहक। इस मान्यता पर कि नगद कोष अनुपात 20% है, बैंक ए अपने पास 2,000 रुपये नगद कोष के रूप में रखेगा, बाकी 8,000 रुपये उधार दे देगा। अब बैंक यह रुपए दिनेश को नगद के रूप में न देकर उसके खाते में जमा कर देता है। इस प्रकार बैंक ए में 8,000 रुपये की व्युत्पन्न जमा उत्पन्न हो जाती है। अब दिनेश यदि किसी भुगतान के लिए चेक द्वारा यह रुपया सुरेश को दे देता है तो सुरेश इसे अपने बैंक बी में जमा कर देता है। अतः बैंक बी में 8,000 रुपये प्राथमिक जमा में से उसका 20% 1,600 रुपये अपने पास नगद रूप में रखकर शेष 6,400 रुपये किसी अन्य व्यक्ति श्याम को उधार दे देगा, अर्थात श्याम के नाम उसके खाते में जमा कर देगा। यह प्रक्रिया विभिन्न बैंकों में उस समय तक चलती रहेगी जब तक कि संपूर्ण पहली नगद प्राथमिक जमा राशि 10,000 रुपये में 5 गुनी मतलब 20% CRR के आधार पर नहीं हो जाती है। यह प्रक्रिया को सारणी द्वारा समझ सकते हैं। जैसे यहाँ टेबल में आप देख सकते हैं, टेबल बना हुआ है। जैसे ये बैंक है, स्टेट बैंक है, IDFC बैंक है, मतलब ये सब बैंक का प्रकार है। ठीक है, 10,000 रुपये प्राथमिक जमा किया, 2,000 बैंक अपने पास जमा रखेगा, 8,000 किसी को ऋण दे देगा। अब जो आदमी को ऋण देगा वो डायरेक्ट कैश नहीं देगा, उसको खाता में देगा, वो आदमी खाता में जमा कर दे, तो ये अब 8,000 प्राथमिक जमा उसका हो जाएगा। अब इसका है 20% में 1,600 रुपया बैंक अपने पास रखेगा, बाकी 6,400 ऋण दे देगा। फिर ये 6,400 रुपया प्राथमिक जमा हो जाएगा। फिर इसका 20% 1,280 रुपया रखेगा, बाकी ऋण दे देगा। ये प्रक्रिया चलते रहेगी और 10,000 से व्युत्पन्न जमा कितना हो जाएगा? 4,000 रुपया हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, बचत एवं निवेश वक्र की सहायता से आय के संतुलन स्तर की व्याख्या करें। तो आय के जिस स्तर पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है उस आय को संतुलन आय कहते हैं। तो कुल पूर्ति मतलब AS का फॉर्मूला है I बराबर उपभोग प्लस बचत, मतलब AS बराबर Y बराबर C प्लस S होता है। फिर है कुल मांग, तो इसका होता है कुल मांग को भी हम लोग लिख सकते हैं Y बराबर उपभोग व्यय मतलब C प्लस I होगा।
कुल मांग का फॉर्मूला होगा उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय, मतलब एडी बराबर सी प्लस आई। अब संतुलन करने के लिए दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। एडी बराबर ए एस, तो एडी का मान यहाँ कितना है, पहले ए एस बराबर एडी, ए एस का मान है सी प्लस एस रख दिए, बराबर एडी का मान सी प्लस आई रख दिए, सी सी कट गया तो एस बराबर आई हो गया। तो इस प्रकार एस और एडी की समानता में ही एस और आई की समानता निहित है। एस मतलब हो गया बचत, आई हो गया विनियोग, मतलब समग्र मांग और समग्र पूर्ति जब संतुलन होता है तो बचत और निवेश भी संतुलन में होता है। इस प्रकार एस और आई की समानता एएस और एडी की समानता में निहित होती है। चित्र में हम लोग देख सकते हैं, ये है एएस का रेखा, ये है एडी का रेखा, दोनों क्यू बिंदु पर बराबर हो रहे हैं और जिस बिंदु पर ये बराबर हो रहे हैं उसी बिंदु पर एस और आई भी बराबर हो रहे हैं। चित्र को आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। तो चित्र में क्यू बिंदु पर संतुलन हो रहा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है क्यू बिंदु पर, तो ये संतुलन बिंदु है जहाँ नियोजित बचत नियोजित निवेश के बराबर है। नियोजित निवेश मतलब आई और नियोजित बचत मतलब एस क्या है, आपस में बराबर है। अतः आय उत्पादन रोजगार ओएल निर्धारित तो होगी। तालिका द्वारा बचत और निवेश को हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये तालिका को आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या है, जैसे कोई बचत नहीं, उपभोग पर खर्चा कितना हुआ 50 उपभोग पर खर्चा हुआ, क्योंकि जिंदा रहने पर उपभोग तो करना ही होगा। बचत माइनस 50 है क्योंकि उपभोग पर आप बचत का खर्चा कर दिए। निवेश है 100, तो यहाँ विनियोग ज़्यादा है बचत से। अब 100 रुपया आय हुआ तो 100 रुपया क्या हुआ, उपभोग कर दिए। अभी भी बचत कुछ नहीं हुआ, कहीं जितना कमाया उतना खर्चा कर दिए, तो निवेश कितना हो जाएगा 100, तो फिर भी निवेश ज़्यादा है बचत से। अब आय बढ़कर हो गया आपका 200, तो 200 में हम लोग क्या किए, 150 ही उपभोग पर खर्चा किया और 50 रुपया बचा लिए, निवेश 100 ही है। अब यहाँ पर भी बड़ा विनियोग है, सो बचत से बड़ा। फिर आय जब 300 हो गया तो 200 में 100 रुपया क्या है, बचत कर लिए, निवेश कितना है 100, मतलब 300 पर बचत और विनियोग आपस में बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ पर साफ बता दिया गया है कि S बराबर I बराबर 100 पर स्थापित होता है, तो संतुलित आय जो है वो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और यह लास्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण कैसे होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य जो निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है वो संतुलन बिंदु होता है और वहीं पर मूल्य निर्धारित होता है। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, मांग और पूर्ति, ये मांग का रेखा, ये पूर्ति का रेखा यहाँ बराबर हो रही है, तो मूल्य कितना निर्धारित होगा, ओपी, और मांग और पूर्ति हो जाएगा ओक्यू। तो मांग का हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं। मांग का, अच्छा इसको आप लोग देख लीजिए। चित्र में मांग डीडी तथा पूर्ति एसएस दोनों कहाँ है, ई बिंदु पर बराबर हो रहे हैं, अतः मूल्य ओपी तथा मांग मात्रा ओक्यू निर्धारित होगी। अब यह मांग का फॉर्मूला डी बराबर अल्फा माइनस एपी होता है। पूर्ति का फॉर्मूला है बीटा प्लस बीपी। यहाँ डी मांग हो गया, एस पूर्ति हो गया, ए हो गया वाई एच का कटार बिंदु, बी हो गया वाई एच का ए हो गया मांग का ढाल माइनस में है, मतलब मांग की ढाल नीचे की ओर ऋणात्मक है। बी जो है वो प्लस में है, मतलब पूर्ति की ढाल है जो ऊपर की ओर जा रहा है प्लस में है, और पी जो है वो मूल्य को बता रहा है। तो संतुलन करेंगे तो एस बराबर डी, मतलब मांग मूल्य कहाँ निर्धारित होगा, जहाँ मांग आपूर्ति बराबर हो, तो मांग आपूर्ति को बराबर कर दिए। अब एस का मान कितना है, तो यहाँ देख सकते हैं बीटा प्लस बीपी बैठा दिए, बराबर का बराबर दे दिए, डी का मान यहाँ दिया हुआ है लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग पी का मान निकालें, तो पी, ये पी को उठा के इधर कर दे तो माइनस है, तो इधर आ गया प्लस हो गया, और ये बीपी रहा, ये बीटा को उठा के इधर कर दे तो इधर आया तो माइनस हो गया। दोनों में से पी कॉमन ले लिए और पी का मान निकालेंगे तो यही आपका निर्धारित मूल्य निकल जाएगा। तो ये मूल्य का निर्धारण हो गया पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। तो बच्चों ये थे मॉडल सेट 3 डी प्रोजेक्ट द्वारा निकाला गया मॉडल सेट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 4 के भी प्रश्नों को देख लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।